स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा डे 14th ऑफ अ 15 डेज मैराथन। देखते ही देखते 14 दिन निकल गए और हमें पता भी नहीं चला। और कल हमारे इस मैराथन का बिल्कुल लास्ट डे है। पर लास्ट डे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। नहीं जी नहीं, अभी तो हमें और मेहनत करनी है और अब हमारी मेहनत डबल होने वाली है कल से। इस 15 दिन के मैराथन के बाद भी हमें रेस्ट नहीं करना है। ना तो मैं खुद रेस्ट करने वाली हूँ और ना मैं आपको रेस्ट करने दूंगी, क्योंकि 25 तारीख तक जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम खूब जम के मेहनत करने वाले हैं। कोई बात नहीं ना, कुछ ही दिन की तो बात है। हमने पूरे साल बहुत आराम किया है, लेकिन अब हमें पूरी मेहनत करनी है। और वो जो हमारा टारगेट है ना, याद है ना सबको, कितना? 90+। वो हमें अचीव करना है और बिल्कुल अचीव करेंगे हम, ताकि हम खुशी खुशी सेंटर से बाहर आए 25 तारीख को और अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और चिंता मत करिए, मैं अकाउंटेंसी में भी आपके साथ रहूँगी। बस मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, ठीक है? तो आज के दिन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट। ये हमारी पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। थोड़ी सी इसकी ये लैंग्वेज वाइज कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कंसेप्ट्स वाइज तो देखो मैं सब कुछ क्लियर आपको कर ही दूंगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी वोकैबलरीज हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, जिसको थोड़ा सा बच्चे याद करने में प्रॉब्लम करते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप समझो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग यूज़ करो। क्योंकि जो चेकर का, जो एग्जामिनर का जो अटेंशन जो जाता है ना, सबसे पहले वो हेडिंग पे ही जाता है। कि अगर हेडिंग सही होती है ना, तो अंदर के कंटेंट को देख लेते हैं हम कि हाँ चलो ठीक है, उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर कट जाता है ओवरऑल, बट हेडिंग अपने आप में ही आधा नंबर लेती है। आप अगर 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 6 पॉइंट्स लिख कर आते हो और उसमें हेडिंग आपकी सारी सही होती है, तो 3 नंबर आपको वहीं मिल गए। और अगर आप कंटेंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है ना, तो ओवरऑल आधा या 1 नंबर कटता है। तो इसलिए हेडिंग बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ मैं आपसे ये बोलूँगी कि हेडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए आप लोग, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। और तो फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है? देखो, फाइनेंशियल मार्केट से पहले मार्केट क्या होती है? मार्केट का मतलब क्या है? हम पढ़ के आए हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में, अभी अभी हमने ख़त्म किया मार्केटिंग मैनेजमेंट। कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स आपस में ट्रांजेक्शन में आते हैं, किसी कमोडिटी को खरीदने या बेचने के लिए। जिस चीज़ की भी मार्केट होगी, उसी कमोडिटी को खरीदा हुआ बेचा जाएगा। जैसे हम कहते हैं कपड़ा मार्केट, तो कपड़ा मार्केट का मतलब क्या है? कि वहाँ पे कपड़े खरीदे बेचे जाते होंगे। सब्जी मंडी, तो वहाँ पे सब्जियाँ खरीदी बेची जाती हैं। फर्नीचर मार्केट, वहाँ पे फर्नीचर खरीदा और बेचा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल किससे बना है? फाइनेंस। इसका मतलब यहाँ पर फाइनेंस खरीदा और बेचा जाता है। इज दिस ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। फाइनेंस खरीदा बेचा जाता है। तो ये मत सोचना कि ऐसे होता होगा 500 रुपये का नोट ले लो, 2000 रुपये का नोट ले लो। ऐसा नहीं, ये वो वाली मार्केट नहीं है। फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल एसेट्स। यहाँ होते हैं हमारे पास कुछ फाइनेंशियल एसेट्स जिनमें डील किया जाता है, लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ पब्लिक डेट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स के जो बायर्स और सेलर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो यहाँ आकर फाइनेंशियल एसेट्स में डील कर सकते हैं और फंड्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है हाउस होल्ड्स को, अब यहाँ पे हाउस होल्ड्स क्यों लिखा हुआ है? हाउस होल्ड्स हैं वो लोग जो इन फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना पैसा लगाते हैं। हम हाउस होल्ड सेवर्स हैं। सेवर्स मतलब वी आर द सप्लायर्स ऑफ द फंड। हम अपना जो सरप्लस मनी होती है, जैसे कि हम एफडी करा लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा लेते हैं, तो हम इस फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पैसे को देने के बदले में हमें अच्छे खासा रिटर्न मिल जाता है। और जो भी फर्म्स हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हाउस होल्ड्स हमें देते हैं, ये उन फर्म्स को दिए जाते हैं जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सकती होंगी। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसे लगाने का काफ़ी फ़ायदा होता है। अब फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के? तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को जानने के लिए यू हैव टू क्लैप। आपको क्लैप करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लैप। वेयर
C stands for cost of transaction, L for the liquidity, A for the allocation and P for the price discovery. अब होते क्या है फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस, पहला है एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करता है, सेवर अपनी सेविंग्स को लेता है और इन्वेस्टर्स को देता है। ये सेवर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ना अलग अलग इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा सकते हैं और अपने पैसे का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में अगर आपने 1 लाख रुपए जोड़ कर रख रखे हैं तो 1 साल बाद आप तिजोरी फिर से खोल के देखते हो तो आपकी तिजोरी में वो 1 लाख के 1 लाख एज इट इज़ रहेंगे, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। हो सकता है कमी हो गई हो लेकिन बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, वो 1 लाख एज इट इज़ है, उनकी कोई परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है। लेकिन अगर यही 1 लाख रुपए आपके आप शेयर्स खरीद लेते, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 लाख हमेशा बढ़ेंगे ही, घट भी सकते थे, देखो कि शेयर मार्केट अनसर्टेन है। बट ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको हम पॉजिटिव साइड से सोचें कि हाई रिटर्न जनरेट कर सकते थे, मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते थे उसको, या आप एफडी करा लेते, चलो कमर्शियल बैंक को ही दे देते पैसे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटर्न तो आप जनरेट करते। तो फाइनेंशियल मार्केट आपकी मदद करती है कि आप अपने पैसे का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में उसको लगाओ तो। दूसरा, फैसिलिटेटिंग द प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं और जो फर्म्स होती हैं वो डिमांड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आपको 11th क्लास की इकोनॉमिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगी, नहीं भी याद हो तो अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगी तो थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि देखो इस तरीके से आप क्या करते थे, ये आपकी डिमांड कर्व हुआ करती थी जो हमने मार्केट वाली यूनिट पढ़ी वहाँ पर, ये आपकी सप्लाई हुआ करता था, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे जो प्राइस होती थी उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते थे और इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी होती थी उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते थे। तो मार्केट के अंदर प्राइस इस तरीके से डिटरमाइन होता था। मार्केट के अंदर, सॉरी वो चला गया ही गया ग्राफ हमारा, कोई बात नहीं, आपने देख तो लिया ही है। तो मार्केट के अंदर इस तरीके से हमारा जो प्राइस था वो डिटरमाइन किया जाता था। सेम काम यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी हम सिक्योरिटीज़ का डिमांड कर्व देखते हैं, सिक्योरिटीज़ का सप्लाई कर्व देखते हैं, जहाँ इंटरसेक्ट हो जाता है, जहाँ पर दोनों मीट कर जाते हैं, हम कहते हैं यही हमारी सिक्योरिटी की प्राइस है। तो प्राइस डिस्कवरी में फाइनेंशियल मार्केट हमारी मदद करती है। प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। देखो अगर मुझे अपना फर्नीचर बेचना है तो मुझे पता है कि मेरा फर्नीचर कहाँ जाके बिकेगा, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर मार्केट है या कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमारे सामान को बेचती हैं। ऐसे मेरे पास मेरा एक फाइनेंशियल एसेट्स है, मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, मुझे उन्हें इशू करना है, उनमें मुझे ट्रेड करना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाना है। और मुझे अगर उन्हें कैश में कन्वर्ट कराना है तो वही मार्केट उसे कैश में कन्वर्ट करके देगी। तो फाइनेंशियल मार्केट हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कन्वर्टेबल इनटू कैश, कि अगर मुझे अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैं जाऊंगी और उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर लूंगी। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब क्या है कि आपको पता है ना कि आपको फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कहाँ जाना है, तो यहाँ पर आपको घूमना नहीं है, टाइम एफर्ट मनी सेव नहीं करनी। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे सब्जियाँ लेनी है तो मुझे सब्जी मंडी जाना है, इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कपड़ा चाहिए तो मुझे कपड़ा मार्केट में जाना है, फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर मार्केट में जाना है, कोई इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने के लिए ना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, मुझे पता है वो चीज़ कहाँ मिलेगी। लाइकवाइज अगर आपको ये पता है कि फाइनेंशियल एसेट्स कहाँ ट्रेड किए जाते हैं तो आपको किसी चीज़ को ढूंढना नहीं है, तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। पहला, आपके पैसे का सही इस्तेमाल होगा, एलोकेटिव फंक्शन भी कहते हैं इसको। आप अपने सिक्योरिटीज़ की प्राइस देख सकते हो, आजकल आपको पता है ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करा सकते हो और आप अपने जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ना तो बायर को सेलर को ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, ना सेलर को बायर को ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हो गए हमारे ख़त्म। सो अब स्टार्ट करते हैं हम मनी मार्केट। अभी मनी मार्केट कहाँ से आ गया अचानक से? देखो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमारी वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है।
व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स? देखो मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, ये जो हमने डिफरेंस है ना हमारे पास, इसे थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं कि ये होता क्या है। देखो ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमें ना अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, कम समय के लिए भी पैसा चाहिए होता है, 2-3 महीने 1 साल तक के लिए हमें अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग पर्पज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर मेरी जो ज़रूरत है पैसों की वो 1 साल से कम की है और थोड़ा कम ही पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मनी मार्केट जा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरी पैसों की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट 1 साल से ज़्यादा की है और थोड़ा ज़्यादा ही मुझे पैसा चाहिए, तो मैं कैपिटल मार्केट में जाऊँगी। समझ आया? यानी कि शॉर्ट टर्म नीड है तो मनी मार्केट है, लॉन्ग टर्म नीड है तो कैपिटल मार्केट है, सिंपल। तो फाइनेंशियल मार्केट हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो देखो ज़रा मनी मार्केट क्या होता है। पहली बात तो मनी मार्केट की डेफिनेशन क्या है। मनी मार्केट हमारी वो मार्केट है जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हो, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का मेच्योरिटी पीरियड सिर्फ 1 साल का होता है। फीचर्स, ये जो मार्केट है ये आपको लो रिस्क देती है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट्स देती है, और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, और जनरली ये डे टू डे ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पर जो आपको पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, अब हम बेसिस पे ही आ गए हैं डिफरेंस के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, गवर्नमेंट बैंक्स, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स। कैपिटल मार्केट में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करती है, और जहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स का या जहाँ के एसेट्स का या जहाँ की सिक्योरिटीज़ का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन होते हैं? कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स जो या फिर मतलब पब्लिक से ही जो निकले हुए हैं, तो ये सब लोग कैपिटल मार्केट में डील कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब किस फॉर्म में यहाँ पर आपको पैसा मिलता है? ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। वहीं पे कैपिटल मार्केट में होते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट आउटले मतलब कहाँ कितना पैसा होता है। देखो, मनी मार्केट कहने को तो शॉर्ट टर्म मार्केट है। देखो, आप ना किसी मनी लेंडर के पास जाना, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो आपको पैसे उधार देता है, आप बैंक से बैंक ही देख लो। अगर आप कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लोगे ना, कम समय के लिए पैसा लोगे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई ही पे करना पड़ेगा। और यही पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लेते हो, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए लेते हो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देखने को मिलेगा। यानी कि कम समय के लिए चीज़ें महंगी मिलती हैं। सेम यहाँ पर भी यही है। मनी मार्केट कहने को शॉर्ट टर्म नीड्स की मार्केट है, लेकिन यहाँ पर जो आपका यूनिट वैल्यू है ना आपके इंस्ट्रूमेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल। अगर आपको उसे परचेज करना है ना, तो एक ट्रेजरी बिल कम से कम 25,000 रुपये का है। कम से कम, इससे कम का आपको मिलेगा ही नहीं, 25,000 से कम। और उसके बाद उसके मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि 25 से 50, 50 से 75, 75 से 1 लाख, ऐसे ही मिलता है। लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आउटले नहीं चाहिए। मुझे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो ज़रूरी थोड़ी कि मैं लाखों रुपए में डील करूं। मैं किसी कंपनी का एक शेयर खरीद लेती हूँ जो 1,000 रुपये का है, और ज़रूरी थोड़ी हर कंपनी के शेयर्स 1,000 के होते हैं, कुछ कम के भी होते हैं। हमने तो अकाउंटेंसी में शेयर एक 10 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, इतने तक का ही पड़ा है अभी फ़िलहाल तक, 12th क्लास तक की मैं बात करूँ। तो वो तो यूनिट्स पे डिपेंड करता है ना कि हम कितने यूनिट्स खरीदेंगे फिर उसके बाद। तो यहाँ जो यूनिट वैल्यू है कैपिटल मार्केट में वो कम होती है, 10 रुपये 100 रुपये भी हो सकती है। लेकिन यही चीज़ मनी मार्केट में क्या होती है, थोड़ी हाई होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आउटले मनी मार्केट में ज़्यादा है और कैपिटल मार्केट में कम। ड्यूरेशन, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि मनी मार्केट में जो ड्यूरेशंस हैं वो 1 साल तक की हैं। मैं 1 दिन से 1 साल तक की भी हो सकती है, लेकिन कैपिटल मार्केट में वो 1 साल से ज़्यादा की होती है। सेफ्टी, मनी मार्केट थोड़ा सा सेफ है क्योंकि यहाँ डिफ़ॉल्ट्स होने के चांसेस कम है, क्योंकि टाइम पीरियड कम है, और यहाँ पर फाइनेंशियल साउंडनेस हमें देखने को मिली जाती है। कैपिटल मार्केट थोड़ी रिस्की है, चाहे मैं रिटर्न्स के टर्म्स में कहूँ या प्रिंसिपल रीपेमेंट के बारे में कहूँ, यहाँ पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। रेट ऑफ रिटर्न,
जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है मनी मार्केट में वो थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में यही रेट ऑफ रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखो जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा वही रिटर्न ज़्यादा होगा। मनी मार्केट में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा है। ये तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया कि मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है। मैंने आपको यहाँ पे मनी मार्केट की डेफिनेशन और उसके फीचर्स कराए हैं। आपको मनी मार्केट में उससे ज़्यादा करना भी नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के वो आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। तो इसलिए अब हम आगे चलेंगे कैपिटल मार्केट के 2 डिवीजन पे। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यहाँ पर क्या होती है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपको कोई कार परचेज़ करनी है, तो अब आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप क्या सोचोगे कि या तो हम नई कार खरीदेंगे या हम सेकंड कार में डील करेंगे। अगर मुझे नई कार खरीदनी है तो सीधे मुझे जिस भी कंपनी की कार खरीदनी होगी, जो रिटेल आउटलेट्स हमारे होते हैं, हम लोग जाएंगे वहाँ से नई कार परचेज करके ले आएंगे। लेकिन अगर मुझे सेकेंड हैंड कार खरीदनी है तो मुझे पता है ना कि सेकेंड हैंड कार के लिए एक अलग से ही प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कार24 है हमारे पास, और भी बहुत सारे हमारे पास ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स भी होते हैं, और ऑनलाइन तो आजकल बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं। तो मैं वहाँ से सेकेंड हैंड कार परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, लाइकवाइज शेयर्स में भी होता है। हम या तो बिल्कुल न्यू क्लास ऑफ शेयर्स खरीदना चाहते हैं, फर्स्ट हैंड शेयर्स, या हम सेकेंड हैंड शेयर्स में डील करना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो अगर आप बिल्कुल न्यू शेयर्स खरीदना चाहते हो तो हम प्राइमरी मार्केट में जाएंगे, प्राइमरी यानी कि पहली बार। और अगर हम ऐसे शेयर्स में डील करना चाहते हैं जिनको एक बार हम इशू कर चुके हैं तो हम जाएंगे सेकेंडरी मार्केट। ठीक है ना, तो प्राइमरी मार्केट हो गया हमारे ब्रांड न्यू शेयर्स, और सेकेंडरी मार्केट में हो गए हमारे सेकेंड हैंड शेयर्स। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट अब क्या होती है, प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, इसलिए निम NIM न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, जहाँ पर उन सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है जो फर्स्ट टाइम ट्रेड की जा रही होती हैं। फीचर्स क्या हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं इस मार्केट के अंदर वो बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी अपना फंड रेज करती है वो इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म में, लोन हो सकते हैं, डिपॉजिट्स हो सकते हैं। जो भी फंड आप यहाँ रेज करते हो वो आप अपनी नए प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सपेंशन पर्पस के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अपने प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए, मर्ज टेक ओवर, इन सब के लिए ले सकते हो। सम अप कर देती हूँ एक बार। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर फर्स्ट टाइम जो शेयर्स होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं, फर्स्ट हैंड शेयर्स होते हैं बिल्कुल। इसे न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इन कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप पैसा रेज करते हो वो अपने डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स में एंटर करने के लिए, मर्जर्स के लिए ले सकते हो। और यहाँ पर जो आपको पैसा मिलता है वो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स के फॉर्म में मिलता है। अब मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, अभी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन क्या है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन कुछ नहीं है, प्राइमरी मार्केट में किस किस तरीके से पैसा जनरेट होता है। फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, फ्लोट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बहना ना, काइंड ऑफ। तो यहाँ पर फ्लोटेशन से यही मतलब है उनका कि प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से फंड्स को रेज किया जाता है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो उसके लिए एक्रोनिम है हमारे पास प्रैप्स। फ्लोटेशन के हमारे पास क्या है, एक्रोनिम क्या है, प्रैप्स। प्रैप्स का मतलब क्या क्या है, P है प्रोस्पेक्टस, R है राइट इशू, E है EIPOs, अगेन देर इज अ P फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, और S है हमारा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता क्या है, देखो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस को जस्ट मैं तो देखो यही बोलती हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक एन इनविटेशन कार्ड, शादी का इनविटेशन। अब जैसे कि क्या होता है, किसी घर में कोई भी शादी का इनविटेशन आता है तो एक बात तो तय होती है, क्या, कि भाई जब भी आप आए ना तो शगुन तो लेकर ही आना है, खाली हाथ तो नहीं आना है। आप किसी भी शादी में खाली हाथ तो नहीं जाते होगे फॉर श्योर, आप शगुन लेकर ही जाते होगे। तो प्रोस्पेक्टस भी इसी तरीके से है, अगर कभी कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है तो उसका सीधा सीधा सा मतलब यही होता है कि आपको खाली हाथ तो खैर नहीं आना है। कंपनी
मेंशन कर देती है कि आपको इतनी एप्लीकेशन मनी के साथ पहुंचना है। हाँ, ये बात अलग है, शादी के कार्ड में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि इतने पैसे ही लेकर आने हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है टू द जनरल पब्लिक। सभी के लिए ये एक इनविटेशन है कि जो भी लोग शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हो, तो हमारी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इतना पैसे का ड्राफ्ट बनवाकर आप हमारी कंपनी में इस दिन आ सकते हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं कि ड्राफ्ट बना के लेकर आना है? देखो, मैं किसी शोरूम में गई, मुझे ना BMW का लेटेस्ट वर्जन खरीदना था, ठीक है। तो मैं उस शोरूम में गई, मैंने BMW का लेटेस्ट वर्जन मॉडल देखा और मैंने कहा कि जी ऐसा करो, इसे पैक वैक करा दो। हाँ, पैक वैक करा दो। पैक वैक मतलब वो जो तैयारी वैयारी करते हैं ना, पूरा रिबन शिबन लगाते हैं, पैक वैक कर दो, मैं लेके जा रही हूँ इसको। उन्होंने कहा पैक कर दें, आप लेके जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं पैक करेंगे हम, ऐसे तो नहीं पैक करेंगे। मैंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं पैसे दे दूंगी, लोन के लिए अप्लाई हो चुका है। तब भी नहीं करेंगे, हम तब भी नहीं करेंगे ये पैक। क्यों? क्यों नहीं करोगे? कुछ जमा कराओ, कुछ इंटरेस्ट शो करो कि आप इंटरेस्टेड हो हमारे प्रोडक्ट में। सिर्फ कह देने से कि हम आप ये गाड़ी खरीद के लेकर जाओगे, से काम नहीं चलता है। आपको कुछ डिपॉजिट कराना पड़ेगा, आपको अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को लेने के लिए। तो लाइकवाइज शेयर्स में भी होता है, कोई बंदा आके कहते हैं मुझे कंपनी के शेयर चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए होता है। आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है, आपको एक एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करनी है, तब जाकर हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे कि हमें आपको वो शेयर्स देने हैं या नहीं देने हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक एप्लीकेशन मनी के साथ अप्लाई करना पड़ता है। अब जो भी ये प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, ये सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब सेबी क्या है, वैसे हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। एक तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सभी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसको कंट्रोल करने का काम हमारे सेबी का ही होता है। तो जब आप ये प्रोस्पेक्टस बनाते हैं तो आपको इसे सेबी से पास कराना पड़ता है। जैसे कि शादी का पहला कार्ड भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है पास कराने के लिए, उसी तरीके से जो प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है वो सेबी को दिखाया जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो ऑफर टू प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डायरेक्ट इन्विटेशन है टू द पब्लिक कि हम अपने शेयर्स बेचने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? मुझे अपना घर बेचना है, या कह सकते हो मुझे एक नया घर खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उसके पास डिटेल लिखवाए आते हैं, जी हमारा घर इतने का है, हम इतने का बेचना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया मुझे अपना घर इतने का बेचना है, अब आप देखो कि आप आगे कितने का बेचते हो। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने खुद ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छपवा दी कि भाई मैं अपने घर को बेचना चाहती हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तरफ तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कांटेक्ट किया कस्टमर से, दूसरे में मैंने बीच में एक बंदा इन्वॉल्व किया जो मेरा ये काम करके देगा। तो ऑफर फॉर सेल वही है, यहाँ पर भी हम शेयर्स पब्लिक को ही बेच रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बेच रहे हैं। हमारे बीच में एक मिडल मैन है, एक एजेंट है जो हमारे लिए काम करेगा। तो ऑफर फॉर सेल के अंदर हम सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचते हैं, बीच में मिडल मैन्स होते हैं, जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं, इशूइंग हाउसेज होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी इन सिक्योरिटीज़ को एक एन ब्लॉक प्राइस पे एन ब्लॉक कर देती है। एन ब्लॉक मतलब फिक्स कर देती है, एक एग्रीड प्राइस हो जाती है, ब्रोकर के साथ मिलकर हमारी बातचीत हो जाती है कि इतने पे हम इसको बेचना चाहते हैं और आप आगे इसको पब्लिक को रीसेल कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम अपने सिक्योरिटीज़ उन लोगों को दे रहे हैं जिनको हम पहले से ही जानते हैं, या जो नोन टू हमारी कंपनीज़ हैं, हम उन्हीं लोगों को बेचते हैं। यहाँ ना तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक को बेच रहे, ना हम यहाँ पे किसी मिडल मैन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने खुद ही अपने कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स चूज़ कर रखे थे, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स थे, उन्हीं को हमने यहाँ पर शेयर्स बेच दिए। जनरली ऐसा हम तब करते हैं जब हमें बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। नेक्स्ट इज राइट इश्यूज। राइट इश्यूज क्या होता है? ये एक तरीके का ना प्रिविलेज है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब कि जो ऑलरेडी हमारे कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स बन चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, हम उनको एक प्रिविलेज देते हैं कि हम न्यू क्लास ऑफ शेयर्स बेचने जा रहे हैं, इशू कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर आपको और शेयर्स चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप शेयर्स ले सकते हो, बट only in the proportion of shares
फॉर विच यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड बिफोर, यानी कि पहले आपने जिन शेयर्स के लिए अप्लाइड और अलॉट आपको हो चुके हैं शेयर्स इस प्रपोर्शन में, उसी प्रपोर्शन में हम आपको और शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं होता उनके लिए लेना, एक प्रिविलेज है। देखो प्रिविलेज कभी भी कंपलसरी नहीं होता, आपकी इच्छा है, आप उस बेनिफिट को लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। तो राइट इशू एक तरीके का आपके पास अधिकार है कि जब भी नए शेयर्स बेचे जाते हैं तो पहले पुराने वालों से पूछ लेते हैं कि आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर हम दूसरे तरीके से पब्लिक को बेच देंगे, ठीक है। लास्ट है EIPOs, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक कंपनी जो अपने शेयर्स इशू करने जा रही है पब्लिक को, अगर वो वही शेयर्स ऑनलाइन मोड से बेचना शुरू कर दे, ई का मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक, आई इनिशियल, पी पब्लिक, ओ ऑफर, तो अगर यही शेयर्स पब्लिक को ऑनलाइन मोड के थ्रू बेचे जाते हैं तो यहाँ पर उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। बट इसके लिए कंपनी को या स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट में आना पड़ता है, ठीक है। जो इशूअर कंपनी होती है वो रजिस्ट्रार्स रखती है, अंडरराइटर्स रखती है, मर्केंटाइल बैंकर्स रखती है इस काम को करने के लिए। तो जहाँ पर सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड के थ्रू चल रही हैं, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये हमारी IPOs प्राइवेट कंपनीज की होती हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इन डिटेल कभी आगे अगर आपने परस्यू किया सेम फील्ड को तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जब ऑनलाइन मोड के थ्रू शेयर्स बेचे जा रहे हैं पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसे हम EIPOs कहते हैं। तो ये हमारे 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन थे। पहले में हमने डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स बेचे, दूसरे में हमने एक मिडल मैन रखा उसके थ्रू बेचे, तीसरे में हमने ऑलरेडी लोग सिलेक्ट कर रखे थे उनको डायरेक्टली जाके बेच दिया है, चौथे में हमने पहले पूछा अपने पुराने शेयर होल्डर्स को कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो शेयर्स या आपके पास राइट है, पांचवें में हमने ऑनलाइन मोड के थ्रू शेयर्स को बेचने की कोशिश करी। तो प्राइमरी मार्केट का टॉपिक हमारा खत्म होता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मार्केट। अभी हमने प्राइमरी मार्केट में देखा कि अगर हमें न्यू शेयर्स में डील करना है तो उसके लिए हमारे पास प्राइमरी मार्केट है, और अगर हमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में डील करना है तो उसके लिए हम जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इस मार्केट के अंदर या तो एग्जिस्टिंग जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो अपने पुराने शेयर्स को खरीदेंगे या बेचेंगे, और उसके अलावा जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ ओल्ड कस्टमर्स भी हैं और न्यू कस्टमर्स भी होंगे। यहाँ पर आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी मिलती है, उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराई जाती है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में भी आप डील कर सकते हो। अब स्टॉक एक्सचेंज का एक हमें बहुत बढ़िया सा मीनिंग पढ़ना है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, क्योंकि एक्ट ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है स्टॉक एक्सचेंज की। सो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स any body of individual, whether incorporated or not, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ, देखो स्टार्टिंग का तो कुछ नहीं किया है, दिस इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिसको वो इनकॉर्पोरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे का हमें जो मेन पार्ट है वो देखना है, एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ, क्या पर्पज है, असिस्टिंग, असिस्ट करना यानी कि हेल्प, रेगुलेटिंग, रेगुलेट भी करना है टाइम टू टाइम, और कंट्रोलिंग, किस चीज़ को कंट्रोल करना है, द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। यानी कि हमने स्टॉक एक्सचेंज को बनाया इसलिए ताकि ये जो सिक्योरिटीज़ के अंदर हम डील कर रहे हैं इसके बिजनेस को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके और असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्लियर हो गया होगा। अब इसके फंक्शंस, फंक्शंस के अंदर पहला तो यही है, प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यानी कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आपकी सिक्योरिटीज को इजीली कैश में कन्वर्ट करने का रास्ता, कि अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना है तो आप
स्टॉक मार्केट में जाकर ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर शेयर्स कंटिन्यूसली खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास ये चांस होता है कि वो डिसइन्वेस्ट करके फिर उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि कहीं से पैसा निकाल रहे हैं हमने पहले लगा रखा था, वहाँ से हमने पैसा निकाला, और री इन्वेस्ट मतलब कहीं और जाकर लगा दिया, जहाँ हमें प्रॉफिटेबल लगता है वहाँ हम लगा सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, स्टॉक मार्केट टाइम टू टाइम हमें प्राइस के बारे में बताता है। अभी मैं पीछे आपको फाइनेंशियल मार्केट के जब फंक्शंस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई, ये जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, इसी की हेल्प से प्राइस डिसाइड की जाती है। तो ये हमारा एक प्राइस मैकेनिज्म है जो हमें स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करा रही है, जिससे टाइम टू टाइम हम अपने शेयर्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग में हमारी मदद करता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, देखो मैंने आपको बताया था कि एक सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आप यहाँ पे जो भी काम करते हो ना वो रजिस्टर्ड होता है वहीं पर जाके, मतलब आप कोई स्कीम बेच रहे हो, शेयर्स बेच रहे हो, आप कोई कंपनी हो जो अपने शेयर्स बेचने जा रही है, आप कोई ब्रोकर हो, तो उन सभी को रेगुलेट किया जाता है सेबी के थ्रू। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है और एक फ्रेमवर्क बना रखा है हमने, लीगल फ्रेमवर्क, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा काम भी किया जाता है, यानी कि यहाँ पर सभी चीज़ें क्या हैं, लीगली चल रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी यहाँ पर मेंटेन रहती है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो जितना ज़्यादा पैसा हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा ना, उतनी ही जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, उतनी ही हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। ये जो शेयर मार्केट है इसका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पैसा है जो सर्कुलेट होता है। तो ये जो हम करते हैं ना डिसइन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट, इससे जो सेविंग्स है वो उन जगहों पर लग रही है जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्टिव एवेन्यूज़ हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर हम 100 रुपये को 1000 बना रहे हैं, 1000 को हम 10,000 बना रहे हैं। तो इस वजह से अगर हम इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर काम करें तो कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतनी कंट्री की ग्रोथ होगी। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, यहाँ पर इक्विटी कल्ट का मतलब होता है स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द शेयर्स। तो यहाँ पर बोला गया कि शेयर मार्केट क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज लोगों के अंदर एक अवेयरनेस देती है, लोगों को एडुकेट करती है कि किस तरीके से वो शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं, या शेयर्स खरीदने बेचने का उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। वो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लेते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को, जनरल पब्लिक को एडुकेट किया जाता है शेयर मार्केट के बारे में। तो यानी कि लोगों के अंदर शेयर्स के ऑनरशिप की फीलिंग को डेवलप करना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, यहाँ पर ना स्पेक्यूलेशन का मतलब प्रॉफिट से है, एक होता है हमारा स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट, तो यहाँ पर ये उसी से मतलब है एक प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे जो भी स्पेक्यूलेशंस होती हैं वो हेल्दी और रिस्ट्रिक्टेड मैनर में होती है। जैसे कि मैंने कोई एक कंपनी का शेयर खरीदा, अब मुझे दिख रहा है कि उस कंपनी के शेयर की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, तो मार्केट में अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है, तो यहाँ मैंने अपने प्रॉफिट का एक स्पेक्यूलेशन कर लिया है, ठीक है। तो भाई 100 की चीज़ 1000 रुपये पे पहुंच रही है तो मैंने वो बीच का प्रॉफिट कमा लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पेक्यूलेशंस, यानी कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी, लेकिन फिर भी मैंने 900 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो इस तरीके के प्रॉफिट्स हम जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो लेकिन वो हेल्दी मैनर में होने चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में ही होने चाहिए। तो ये 6 हमारे फंक्शंस हैं स्टॉक मार्केट के, या स्टॉक एक्सचेंज के कह लो, कि एक तो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए एक मार्केट मिल रही है, उनको लिक्विडिटी मिल रही है, हमें सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग के बारे में पता चल रहा है, हमारी ट्रांजेक्शन सेफ हैं क्योंकि सब कुछ रेगुलेटेड है, वेल डिफाइंड है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ रही है शेयर्स के बारे में स्टॉक मार्केट की वजह से, और यहाँ पर हम स्पेक्यूलेशंस कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। तो स्टॉक मार्केट के फंक्शंस हुए ख़त्म। तो अब हमें स्टार्ट करना है ट्रेडिंग प्रोसीजर। बहुत सिंपल होता है ट्रेडिंग प्रोसीजर, बस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन लैंग्वेज आप इसकी खुद की इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको जस्ट अभी समझा दूंगी कि किस तरीके से इसको लर्न करना है। अगर आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर लर्न करना है ना, तो जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसीजर याद कर लो। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें सबसे पहले तो सर्च करते हैं कि आपको किस वेबसाइट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। उसके बाद आप उसके अंदर
अपना एक अकाउंट ओपन करते हो, अपना एक अकाउंट बनाते हो, साइन अप करते हो और उसके मेंबर बन जाते हो, ठीक है। मेंबर बन जाते ही आपको एक मेंबर आईडी मिलती है, आपका एक यूनिक आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। और उसके बाद आप क्या करते हो, वो आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे। और आप भी जब उस वेबसाइट को सर्व कर रहे हो तो आप भी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग उसे सर्च कर रहे हो। यानी कि एक प्राइस आप ऑफर कर रहे हो और एक प्राइस वो ऑफर कर रहे हैं। तो जहाँ इन दोनों प्राइसेस का मैच हो जाता है, यानी कि जहाँ जितना पैसा आप देना चाहते हो, जितना वो ऑफर कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं हमसे उस प्रोडक्ट के लिए, अगर उसकी मैचिंग हो जाती है तो आप बाइंग डिसीजन ले लेते हो। बाइंग डिसीजन लेने के बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको एक यूनिक ऑर्डर का कोड मिलता है, एक आईडी सी मिलती है, एक नंबर मिलता है, यूनिक ऑर्डर नंबर जिसे हम कहते हैं, जो आपके ऑर्डर के अलावा किसी और ऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक यूनिक कोड होता है ये। और एक टाइम पीरियड होता है, आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपको कब डिलीवरी मिली आपके प्रोडक्ट की, तो उसके बीच में भी एक टाइम पीरियड है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शंस भी हैं कुछ आपके पास। तो ये एक तरीके का ऑनलाइन शॉपिंग करने का हमारा प्रोसीजर था। लगभग लगभग ऐसा ही कुछ हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है। अगर आपको उस टाइम पे ट्रेडिंग प्रोसीजर का कुछ कुछ पार्ट ना याद आए ना, तो जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप यूज़ करें ना, उसकी जगह आप स्टॉक मार्केट का नाम लिख देना। थोड़ा सा मतलब देखो, वैसे भी नहीं कि बिल्कुल ही लेम लैंग्वेज लिख दोगे, थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में लिख देना कि हाँ लगे कि आपको पता है। तो कुछ नाम मिलने से कुछ मिलना बेटर है, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर होता है ना। तो जहाँ आपको हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नहीं, 1, 1.5, 2 कुछ तो मिलेगा। तो आप वही प्रोसेस लिखाना, लेकिन लिख कर जरूर आना, छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब होता क्या है एक्चुअल में ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ उनको क्या करना होता है, एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट उन्हें साइन करना होता है और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्हें भरना होता है। और उसके अंदर अपनी कुछ डिटेल्स वगैरह देनी होती है, जिसमें पैन नंबर तो आपको देना ही होता है, मैंडेटरी होता है वो। उसके अलावा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भी वो पूछ सकते हैं। जब आपने फॉर्म फिल कर लिया तो उसके बाद आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट की फुल फॉर्म है डीमेटरलाइजेशन, जो कि हमारा ऑनलाइन मोड है स्टॉक मार्केट के साथ डील करने का। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में भी इसको आपको बताऊंगी, बस अभी इतना समझो कि डीमेट अकाउंट एक तरीके का बैंक अकाउंट के जैसा ही चलता है। जैसे आप विड्रॉल करते हो, डिपॉजिट करते हो मनी, तो आपके बैंक अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होता है। लाइकवाइज जब आप शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं तो वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही करते हैं। तो उसी में एंट्री होती है, यानी कि उसी में प्लस उसी में माइनस होते हैं आपके शेयर्स वगैरह। तो इन्वेस्टर को एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब जिसके साथ आप उस अकाउंट को खोलने जा रहे हो, जो आपके ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करेगा। लाइक वो कोई बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। यानी कि अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में बताने वाली हूँ कि क्या है, ठीक है। बस ये समझिए कि जिनके साथ हम अकाउंट, अपना डीमेट अकाउंट खोलने वाले हैं। उसके बाद इन्वेस्टर को ऑर्डर प्लेस करना है ब्रोकर्स के साथ, चाहे वो खरीदने का हो या फिर शेयर्स को बेचने का हो। तो ब्रोकर क्या करता है, डील लेकर जाता है, डील बताता है उन्हें कि क्या हमारे पास बेस्ट प्राइस अवेलेबल है, और एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप दे देता है इन्वेस्टर को। मतलब अगर ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो कंफर्मेशन स्लिप मिल जाती है। फिर उसके बाद ब्रोकर क्या करता है, ऑनलाइन जाता है, स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्ट होता है, ये सब काम वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कर रहा है। उसके बाद मैच करता है कि आपने उसको ऑर्डर करते टाइम क्या प्राइस बोली और जो कंपनीज है वो अपने शेयर्स की क्या प्राइस ऑफर कर रही हैं। तो वो देखता है कि मैचिंग कहाँ हो रही है। तो शेयर्स उस प्राइस पर खरीद या बेच दिए जाते हैं जो प्राइस उसको बताई गई होगी। और अगर वो प्राइस मैच हो जाती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। ये नोट बताएगा कि आपने कितने शेयर्स खरीदे या बेचे हैं, किस प्राइस पे हुआ ये काम, किस डेट पे और किस टाइम पे डील हुई है, और ब्रोकरेज के चार्जेस क्या हैं, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। किसके अंदर, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ऑर्डर स्लिप मिलती है, ऐसे यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रोकर है वो पेमेंट करेगा, या तो पेमेंट करेगा या शेयर्स की डिलीवरी करेगा। यानी कि पहले एक्सचेंज के साथ किया जाएगा ये काम, स्टॉक एक्सचेंज के साथ। पहले ब्रोकर वहां पर या तो डिलीवरी ऑफ शेयर्स करेगा या फिर पेमेंट करेगा। जिस दिन ये काम होता है ना, उससे बोलते हैं पे इन डे। जिस दिन देखो, दो लोग हैं, एक
है ब्रोकर, एक है स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैं कस्टमर को नहीं बताती, क्लाइंट नहीं बताती, इन्वेस्टर के बारे में नहीं बोल रही हूँ। एक है हमारा ब्रोकर और एक तरफ है हमारी स्टॉक एक्सचेंज। जब ब्रोकर की साइड से यानी कि वन साइडेड एक ट्रांजेक्शन निकली ब्रोकर की साइड से, तो उसे पे इन डे बोला जाएगा कि पहले हमने या तो पेमेंट करी है अगर हमने शेयर्स खरीदे होंगे, या हमने डिलीवरी ऑफ शेयर्स किया है अगर हमने शेयर्स बेचे होंगे, तो ये पे इन डे है। फिर जब बाद में एक्सचेंज या तो आपको शेयर्स की डिलीवरी कर देगी अगर आपने खरीदे हैं तो, या आपको पैसे दे देगी अगर उसने आपसे शेयर्स खरीदे हैं तो। ठीक है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट की तरफ से ट्रांजैक्शन होती है तो उसे बोलते हैं पे आउट डे, और जब ब्रोकर की तरफ से काम होता है तो उसे बोलते हैं पे इन डे। तो कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर ऑन पे इन डे, यानी कि जब ब्रोकर की साइड से काम होगा तो पे इन डे, और जनरली T+2 डे के अंदर अंदर हमें ये सेटलमेंट करना होता है। टी मीन्स योर ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 डेज और है आपके पास। तो और जिस दिन एक्सचेंज की तरफ से ये काम चलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, पे आउट डे। तो उसके बाद जो ब्रोकर है, जब ब्रोकर के हाथ में शेयर्स आ जाएंगे या पैसा आ जाएगा, तो फिर वो इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देता है। तो बस जस्ट सिंपल यही था हमारा पूरा प्रोसेस। तो इसी के साथ ट्रेडिंग प्रोसीजर हमारा खत्म हुआ। अब मैं जिस डीमेटरलाइजेशन की बात कर रही थी आप उसे सुनो, जस्ट इंट्रोडक्शन है हमारा। देखो, पहले क्या होता था कि जैसे हम शेयर्स खरीदते या बेचते थे, जैसे हमने शेयर्स खरीदे तो मेरे नाम पे शेयर की ऑनरशिप आई तो मुझे एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। ठीक है, तो वो शेयर सर्टिफिकेट एक फिजिकल फॉर्म में होता था हमारे पास। बट उस शेयर सर्टिफिकेट के खोने के चांसेस ज़्यादा थे, ख़राब हो जाने के चांसेस ज़्यादा थे, और नकली शेयर सर्टिफिकेट्स भी तैयार हो जाते थे, जैसे हम बोलते हैं ना फॉर्ज्ड सिग्नेचर का हो जाते थे उसके ऊपर। तो ये चीज़ें ना बहुत बढ़ रही थी। तो इसलिए फिर ऑनलाइन सिस्टम आया हमारा ट्रेडिंग का, जिसके अंदर उन सभी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन एंट्री में कन्वर्ट कर दिया गया, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। सपोज आपके पास 1 लाख के शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट है, तो हमने क्या करा, हमने आपका एक डीमेट अकाउंट खुलवाया और उस 1 लाख के शेयर्स को आपके डीमेट अकाउंट में उसकी एंट्री कर दिया ऑनलाइन। जैसे बैलेंस शो होता है ना, बैंक बैलेंस, ऐसा आपके अकाउंट में एक बैलेंस शो हो रहा है कि आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं। तो इससे क्या हुआ, अच्छा, तो इस प्रोसेस को पहली बात तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन एंट्री में कन्वर्ट कर देने को डीमेटरलाइजेशन कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये जो नकली शेयर सर्टिफिकेट बन रहे थे, या भाई कल को खो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो इन सब के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। आप चाहो तो अपने डीमेट अकाउंट के शेयर्स को दोबारा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में भी कन्वर्ट करा सकते हो, उसको रीमेटरलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, तो डीमेटलाइजेशन सिर्फ क्या है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बुक एंट्री में कन्वर्ट कर देना डीमेटलाइजेशन कहलाता है, और उसी से बना है आपका डीमेट अकाउंट। अब आते हैं वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम। ये डीमेट सिस्टम काम करता कैसे है, तो उसके लिए पहले मैं आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की डेफिनेशन बता देती हूँ। डिपॉजिटरीज क्या होते हैं। इंडिया के अंदर हमारे पास 2 डिपॉजिटरीज हैं, नाम याद रखने हैं आपको बिल्कुल इसके। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, NSDL। दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL। ठीक है, जो नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड है वो फर्स्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है हमारे इंडिया के अंदर, फर्स्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, और इसने IDBI, UTC, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके जॉइंट वेंचर को इसने उनके थ्रू ही ये प्रमोट हुई है, एज अ जॉइंट वेंचर इसको प्रमोट किया गया है। CDSL जो है हमारी सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट है, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू प्रमोट की गई है, उनके एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ दैट है ये। तो दोनों ही नेशनल लेवल की डिपॉजिटरीज हैं जो इंटरमीडियरीज के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, और इन्वेस्टर्स का काम करती हैं, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए उनकी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती हैं। जैसे कि हम अपने बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं ना, तो बैंक हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एक तरीके का डिपॉजिटरी की तरह काम कर रहा है, रख रखी है उसने हमारी डिपॉजिट्स अपने पास। लाइकवाइज हम अपने शेयर्स को इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रखवाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपको डिपॉजिटरी के लिए पढ़ना है, नाम याद रखने हैं, और लार्जेस्ट कौन सी है कौन सी नहीं वो आपको याद रखना है। उसके बाद है वर्किंग ऑफ डीमेट अकाउंट के अंदर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, चाहे वो एक बैंक हो, चाहे एक ब्रोकर हो, चाहे कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो, आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपको किसके थ्रू काम करना है। एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको ढूंढना पड़ेगा।
फिर वो आपको एक जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। पहले आप बैंक ढूँढोगे, कौन से बैंक में जाकर आपको अकाउंट खुलवाना है, वो आपसे फॉर्म फिलअप कराएँगे। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो आगे प्रोसेस होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कराने होंगे। तो जैसे वहाँ एक प्रोसीजर होता है ना, ऐसा प्रोसीजर यहाँ पर भी है डीमैट अकाउंट खोलने का। तो पहले आपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट ढूँढा, आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म के अंदर पैन कार्ड डिटेल दी, फ़ोटोग्राफ्स दी, फिर अपना फ़िज़िकल सर्टिफ़िकेट दिया जिसको आप कन्वर्ट कराना चाहते थे ऑनलाइन एंट्री के अंदर। अगर आपने शेयर्स पब्लिक ऑफर के थ्रू अप्लाई किए थे, तो सिंपल डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए, मतलब अपने शेयर्स को कन्वर्ट कराने के लिए, और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी ब्रोकर के थ्रू ये काम किया था, तो पहले ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि पहले आप हमारे अकाउंट में डेबिट करो, फिर उसके बाद उस चीज़ को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करेगा, या तो उसे पेमेंट मिल जाएगी या पेमेंट वो पे कर देगा अगर शेयर्स बेचे होंगे तो। ये सारी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए वही 2 दिन के अंदर अंदर करना होता है। डिलीवरी ऑफ शेयर्स भी, पेमेंट भी, सब कुछ हमें 2 दिन के अंदर करना है, T+2 सेटलमेंट बेसिस, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो ये नीचे ट्रेडिंग प्रोसीजर दे रखा है वो कुछ नहीं है, वही सब जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एज सच आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्या हो रहा था कि देखो, स्टॉक एक्सचेंजेस जब काम कर रही थी, स्टॉक मार्केट के अंदर जब शेयर्स को खरीदा बेचा जा रहा था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी, एक्सप्लॉटेशंस हो रहे थे हमारे इन्वेस्टर्स का, ब्रोकर्स के साथ भी। भाई ऐसा नहीं है कि ब्रोकर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती, तो बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे। तो उन फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, ताकि जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनके ऊपर एक कंट्रोलिंग सिस्टम हो, ताकि वो भी अपनी मनमानी ना कर सके। मतलब उनको जब हमें रहता है ना कि यार हमें कोई देख रहा है, हमें कोई वॉच कर रहा है, हमारे ऊपर कोई है जो हमें पनिशमेंट भी दे सकता है, तो हम थोड़ा संभल कर काम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट को संभालने के लिए ही एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई। सेबी को कहा भी जाता है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ वॉच डॉग, है ना। जैसे नज़र रखने के लिए भाई सभी स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। तो स्टॉक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे लिए वही अथॉरिटी है, रेगुलेटरी, जो सभी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करेगी। तो सेबी बनी कब? 12 अप्रैल 1988 में इसको हमने एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह बना दिया था, जब जहाँ पर इसका काम था कि सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो इसको एक लीगल स्टेटस दिया गया था वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक दो डेट्स भी याद रखनी है कि इंटरिम बॉडी बनाई गई थी 12 अप्रैल 1988 को, और जो लीगल स्टेटस मिला था, जो स्टैचुटरी स्टेटस मिला था, वो 30 जनवरी 1992 को मिला था, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट हमें मेंशन करनी है। देखो, अगर वो क्लियरली बोलेंगे कि इंटरिम बॉडी कब बनी और लीगल स्टेटस कब बना, तो आपको पता है। बट अगर ऐसे लिखा जाता है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश्ड हुई, और वहाँ पे दोनों ही डेट्स लिखी हुई हैं, तो देखो, जो इनकॉर्पोरेशन, जब आपको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है ना, बेसिकली वो डेट हम फॉलो करते हैं। तो दैट मीन्स आपको 30 जनवरी 1992 लिखना है उसके अंदर। तो अब हमें पढ़ना है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, सेबी। जिस तरीके से आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक्स को हेड करता है इंडिया के अंदर, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उसी तरीके से सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को जो हेड करती है रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो है सेबी। जैसे कि कहते हैं ना कि आरबीआई इज़ द फादर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, लाइकवाइज सेबी इज़ द मदर ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। यानी कि जब भी बच्चे बिगड़े तो उन्हें सुधारने के लिए पेरेंट्स आ जाते हैं ना, चाहे तो मम्मी आए चाहे तो पापा आए। लाइकवाइज जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारे मैनिपुलेशंस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक्सप्लोटेशन, फ्रॉड, स्कैम्स, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, जब हमें दिख रहा था कि माहौल सही नहीं चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो सेबी को बनाया गया, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई,
ताकि इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को की हरकतों पर लगाम लगाई जा सके, इन्हें कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे ऊपर कोई होता है जो हमें रोकता है, टोकता है, हमारे ऊपर नज़र रखता है, तो हम डिसिप्लिन्ड वे में रहते हैं, कंट्रोल्ड वे में रहते हैं। तो बस इसी चीज़ के लिए सेबी को बनाया गया। तो सेबी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल 1988 को बना दिया था एज अ नॉन स्टैचुरी बॉडी। लेकिन उसको जो लीगल स्टेटस मिला था वो 30 जनवरी 1992 को मिला था। ठीक है। उसके बाद अब पर्पस और रोल क्या है सेबी का? सो इट इज़ आईआईटी। तो क्या है आईआईटी के अंदर? टू द इशूअर, टू द इन्वेस्टर्स एंड टू द इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पर वो आईआईटी नहीं है, वैसे वो ट्रिपल आई है, सॉरी आप उसे ठीक कर लेना, क्योंकि इशूअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरीज तीनों ही आई से हैं। तो अब एक इन्वेस्टर्स के लिए सेबी का क्या रोल है? ये कहता है कि हम ना मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर वो कॉन्फिडेंटली आकर अपने फाइनेंस को रेज कर सकता है इजी, फेयर और एफिशिएंट मैनर में। एक इशूअर कॉन्फिडेंटली मार्केट में आकर अपने फाइनेंस को रेज करेगा, बिल्कुल आसानी से, फेयर तरीके से कम कॉस्ट पर। तो इशूअर के लिए तो ये रोल है। एक इन्वेस्टर के लिए क्या रोल है? ये प्रोवाइड करता है उन्हें प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए। भाई वो पैसा लगा रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो उनको एक एडुकेट, ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना सेबी का काम है। और उन सभी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते रहना टाइम टू टाइम, ये भी सेबी का काम है। तो सेबी का रोल ये था कि इन्वेस्टर को डर ना लगे, वो बिना किसी डर के अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, अपने राइट्स को समझे, अपने ड्यूटीज़ को समझे, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो सेबी ये रोल प्ले करता है इन्वेस्टर्स के लिए। इंटरमीडियरीज हमारे ब्रोकर, भाई ब्रोकर अपनी कंपिटेटिव और प्रोफेशनलाइज सर्विसेज दे सके ताकि हमारी ये स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, उसको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए ताकि वो अपने फंक्शंस प्रोवाइड करा सके, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। तो ऐसा एक माहौल देता है इंटरमीडियरीज को सेबी। ठीक है। तो ये रोल हो गए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पीआरडीपी, पहला स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना था सिक्योरिटीज एक्सचेंज इंडस्ट्रीज के अंदर, ताकि फंक्शनिंग स्मूथली चलती रहे, यानी कि रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हो गया है ना आर के लिए। प्रोटेक्ट द राइट्स, हमें बेसिकली इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, मतलब उन्हीं को तो गाइड करना है ना, उन्हीं को एडुकेट करना है। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्ट द राइट्स। प्रिवेंट द ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, ये जो इतनी ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस चल रही थी, धोखाधड़ी ये सब हो रहा था, इस पर रोक लगानी थी। और खुद ही ऐसे इसके स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस बनाने थे ताकि स्टॉक मार्केट्स ऐसे करने के बारे में ना सोचें। हमें कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना हो। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ नॉर्म्स बनाने होंगे कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, डू एंड डोंट्स होता है ना। तो हमें वो देखना है कि क्या आप नहीं कर सकते हो और क्या कर सकते हो। तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हमें डेवलप करना होगा ताकि कंपिटेटिव और प्रोफेशनल मैनर में स्टॉक मार्केट काम कर सके। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना है, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, हमें ट्रेड माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट यानी कि उन्हें रोक लगानी है उन पर, और एक कोड ऑफ कंडक्ट हमें डेवलप करना है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: रेगुलेटरी, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो स्पेसिफिकली भी कई बार पूछ लेते हैं वो फंक्शंस कोई से भी कि रेगुलेटरी बता दो, डेवलपमेंटल वाले बता दो, प्रोटेक्टिव, या कई बार आपको केस स्टडी में आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है कि कौन से वाले दे रखे हैं। और अगर उन्होंने जनरली बोला कि भाई फंक्शंस बता दो, तो आपकी इच्छा है कि आप कोई से भी बता सकते हो। तो रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या होता होगा? सब कुछ रेगुलेशन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखो आपको ज़्यादातर रेगुलेशन रेगुलेशन ही दिखेगा। सबसे पहले तो हमें अपने ब्रोकर और सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना है, या कोई भी अगर अदर प्लेयर्स, यहाँ पर प्लेयर हमारे वो क्रिकेट के खिलाड़ी या फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं है, स्टॉक मार्केट के खिलाड़ियों से हमारी यहाँ बात हो रही है कि चाहे आप किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और अगर आप एक ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, तो आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पहले मेंबर बनो हमारे। उसके बाद आप जो भी बेच रहे हो ना, जो आपकी स्कीम्स हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड्स है, जो आपकी सिक्योरिटीज़ है, पहले उनका भी रजिस्ट्रेशन कराओ। ये नहीं कि कुछ भी बेचना शुरू कर दिया आपने। तीसरा, स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडर राइटर्स, बैंकर्स, इन और जो भी इनका बिजनेस है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इन सभी को भी रेगुलेट करना है, मतलब टाइम टू टाइम इनके ऊपर नज़र रखते रहना है। उसके बाद
बिड्स को रेगुलेट करना है कि बहुत ज़्यादा हाई और लो बिडिंग्स भी ना हो। कभी भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। सेबी कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इनके लिए इंस्पेक्शन कर सकता है, ऑडिटिंग हो सकती है कभी भी इन स्टॉक एक्सचेंजेस की। तो ये भी एक हमारे सेबी का रेगुलेटरी राइट है। उसके अलावा कोई भी आपके ऊपर फी या चार्ज लगाई जा सकती है अपने एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए। आपके ऊपर किसी भी तरीके का अ, जो फी है या चार्ज है वो लगाया जा सकता है। उसके अलावा सेबी वो सारे काम कर सकती है जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में लिखा हुआ है, जो उसकी पावर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये 7 हमारे रेगुलेटरी फंक्शन हो गए। डेवलपमेंटल फंक्शन में हम इंटरमीडियरीज को ट्रेंड करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर कि आपको कैसे काम करना है। रिसर्च करवाते हैं, इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, चाहे आप एक इश्यूअर हो, ब्रोकर हो या फिर आप एक इन्वेस्टर्स हो। हम वो सारे काम करते हैं, सेबी कहते हैं कि हम वो सारे काम करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर कि एक फ्लैक्सिबल अप्रोच है, मतलब लोग आसानी से कैपिटल मार्केट में जा सके, हम इस तरीके के रास्ते बनाते हैं उनके लिए। डेवलपमेंटल फंक्शन बेसिकली स्टॉक मार्केट के डेवलपमेंट के लिए है कि ब्रोकर के डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे कि उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, देखो उनका भी डेवलपमेंट है। हम इश्यूअर्स के लिए क्या कर रहे हैं कि उनके लिए एक फ्लैक्सिबल अप्रोच दे रहे हैं कि आप बहुत आसानी से आके यहाँ पे फंड रेज कर सकते हो। तो तीनों के डेवलपमेंट के लिए यहाँ काम किया जा रहा है। ऑब्वियसली अब प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी चाहिए कि प्रोटेक्शन क्या है, हमें कैसे सेफ फील होगा। तो पहला हमने यहाँ पे उन सभी फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर रोक लगा दी है कि कोई भी किसी भी तरीके की मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देगा, प्राइस को अननेसेसरी ज़्यादा या कम नहीं दिखाया जाएगा, मैनिपुलेशंस नहीं होंगी। ये हम कहते हैं, आपको एश्योरिटी देते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरा, हम इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जो डायरेक्टर्स थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीक वगैरह करके अंदर ही अंदर ट्रेडिंग हो जाती है। हम पेनल्टीज लगाएंगे उन सभी लोगों के ऊपर अगर कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा गया तो। हम वो सारे स्टेप्स लेंगे जिससे हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे स्टॉक मार्केट में काम करने का। तो इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट के अंदर अपने इशूअर, इन्वेस्टर्स और ब्रोकर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 भी ख़त्म होता है और सेबी का जो टॉपिक है वो भी। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो बेटा प्लीज़ 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 अब टाइम आ चुका है, बिल्कुल पूछिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, चाहे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के, आपको जैसा भी सुटेबल हो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें आप ज़रूर पूछिए। और प्लीज़ ये 9-10 चैप्टर ज़रूर प्रिपेयर करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको बहुत अधूरा अधूरा सा लगेगा पेपर में अगर आप इसको प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे तो, राइट। तो कल मिलते हैं फिर हमारे बिल्कुल लास्ट चैप्टर के साथ, और कल ही हमारा ख़त्म हो जाएगा 15 डेज मैराथन।